हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए आई क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी ही डिमांड पर बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पूरी बायोलॉजी इसी वीडियो में फिनिश होने वाली है। चाहे कोई भी एमसीक्यू हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, सारे के सारे टॉपिक इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बायो से कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं मिलेगा। बस आप इतना पढ़ लेना, इसी से आपका पूरा मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठना है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन जो इसमें नहीं है वो एक्स्ट्रा भी आपको बोल के बताऊंगी। वो आपको नोट डाउन करते चलना है, उनको याद करना है, क्योंकि जैसे एमसीक्यू हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, अब तक जो होंगे पूरा इसमें रिवाइज करवाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगा, एक तो टाइम कम लगेगा और आपको बोलने से लिखने से वो चीज़ें टॉपिक वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने फिजिक्स याद कर लिया, केमिस्ट्री के मैंने 20 क्वेश्चन उसमें पार्ट 1 में करवा दी, तो उसके आगे क्वेश्चन जो 30-40 रह गए वो भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल का आपका रिवीजन करवा दूंगी, एक वीडियो वो मिलेगा। बाकी बायोलॉजी आपका इसी में फिनिश होने वाला है। ठीक है, जब कितना भी लॉन्ग हो जाए आपको एंड तक रहना। अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं, 100% की पूरा पेपर फंसे, तो पूरे क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। आप नॉर्मली चाहते हैं कि टेम्परेली पास हो जाए, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, अच्छी परसेंट चाहते हैं या फिर ऐसे घिस पिट के ऐसे पास होना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, ये नहीं कि लेटे लेटे, जैसे आप कहते हैं ना कि लेटे लेटे पढ़ लिया हमने फिर भूल गए कि हम सो गए। ऐसा कुछ नहीं करना है, एकदम से एक्टिव होके बैठे जोश के साथ, एकदम से नोट्स बनाओ, प्रॉपर लिखते जाओ और फटाफट। यकीन मानिए सारे क्वेश्चन 80% तो आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है बस वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, वो मैं आपको हेडिंग्स के थ्रू समझा दूंगी, फिर आप उसको पढ़ लेना। बाकी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, वो सब आपको यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला चैप्टर आपका जैव प्रक्रमी है, तो उसी से मैंने उठाया जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछे जाते हैं तो आपको वहीं के वहीं याद करने हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना और आपको उस पर नोट डाउन करना है। जीवधारियों द्वारा होने वाली वे सभी क्रियाएं जो उनके जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है, मतलब मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, जीवन यापन के लिए या जीवन की रक्षा के लिए, आप कैसे भी कर लो। जीवधारियों द्वारा होने वाली वो सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल अगर पूछा है, जैसे पोषण हो गया, पोषण भी जरूरी है जीवन के मेंटेनेंस के लिए। श्वसन भी जरूरी हो गया, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, ये सारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। जीवन की रक्षा के लिए सारी होती है क्रियाएं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख देना। एक क्वेश्चन को मैं 2-3 बार वैसे ही रिपीट कर देती तो आपको वो चीज़ याद हो ही जाती होगी 100%। जीवधारियों द्वारा प्रतिपादित या होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए या जीवन के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। एग्जाम्पल पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय और परिवहन। ठीक है, ये हो गया। सेकंड देख लेते हैं, पोषण। ये 2-2 नंबर में पूछा जाता है। पोषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो पोषण क्या होता है, इसमें भी आप लिखेंगे वे सभी क्रियाएं जिनकी सहायता से जीवधारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाता है। वे सभी क्रियाएं जो क्या करते हैं, जीवधारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाता है या उपयोग के लिए बनाता है, ऐसे कर लेना। पोषण कहलाती है। ठीक है, और पोषण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है, अलग से भी पूछा सकता है कि स्वपोषी पोषण किससे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी जो जीव जंतु होते हैं ना स्वपोषी, वो क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी में आप क्या लिखेंगे, जो जितने भी होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण। तो कुछ जीवधारी जो होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उनको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे कि आपका हो गया नाइट्रीफाइंग जीवाणु, ये अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है। और इसके बाद विषमपोषी पोषण में आप क्या लिखेंगे, विषमपोषी या परपोषी लिख देना। परपोषी पोषण मतलब जो जीवधारू दूसरों पे डिपेंड रहते हैं या दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं परपोषी। जैसे कि आपका फीताकृमि हो गया, ये मनुष्य की आंत में रहता है। ठीक है, आंत में पाया जाता है, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। एस्केरिस हो गया, तो ये होता है परपोषी या विषमपोषी पोषण, ये हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन था स्वपोषी पौधे कौन से होते हैं, स्वपोषी पौधे जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, मतलब हरे पौधे। क्वेश्चन आया एमसीक्यू में, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है,
इसीलिए वो हरे होते हैं। और मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, ये आप ध्यान रखना। ये हो गया। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसकी रेफरेंस आप नॉर्मल सी 5th क्लास में ही पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है, सभी हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जल और CO2 का उपयोग करके। ठीक है, पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लियर? आपने 5th क्लास में ही पढ़ा होगा, साइंस की बुक में आता है। इसकी एक रिएक्शन पूछी जाती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। तो आप एक रिएक्शन छोटी सी लिखेंगे, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं प्लस पानी का यूज कर रहे हैं। रट्टा नहीं मानना, बस समझना है। CO2 और आपको ट्रिक भी, जहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो ट्रिक भी आपको बताती चलूंगी। तो CO2 और H2 का उपयोग कर रहे हैं, ये किसकी उपस्थिति में? सनलाइट मतलब प्रकाश और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आप सनलाइट लिख देंगे एरो के ऊपर, यहाँ पे लिख देंगे क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल को पर्णहरिम भी कहा जाता है, पर्णहरिम। ठीक है, इसी की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो जब इससे और इससे क्या बनना है? भोजन बनना है, तो ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6। क्या बना? ग्लूकोज बना। एक बनेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये बैलेंस के लिए लगा रही हूँ, यहाँ पे 6 लगेगा, यहाँ पे भी 6 लगेगा। बैलेंस करना आपको सिखा चुकी हूँ क्या होता है। और एक यहाँ से फिर से पानी बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब प्रकाशन की क्रिया होती है तो कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है? तो कौन सी गैस प्राप्त हो रही है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाशन में ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है। तो 6H2 बनेगा, 6O2 बनेगा और C6H12O6 बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, ये होती है इसकी रिएक्शन। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, श्वसन किसे कहते हैं? इसके प्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो श्वसन किसे कहते हैं? कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है। जैसे ये भी 2 प्रकार का था, ऐसे ये ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी से आप समझ जाएंगे कि ये श्वसन किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। अभी मैं आगे इसमें अंतर करवाऊंगी, तो वहां से इसको याद कर लेना। तो ये प्रकार हो गए। अब देख लेते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? आप लिखेंगे कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जो भी देखो हम भोजन वगैरह खाते तो हमारे अंदर जो भी हानिकारक गैसें बनती है नाइट्रोजन युक्त, वो हमारे क्या होता है? यूरिन के द्वारा मतलब टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसी का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग बहुत पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये होता है। तो मुख्य उत्सर्जन क्या है? वो हमारा उत्सर्जी अंग किडनी है। जब तक ये नहीं होगी तब तक जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं ये बाहर नहीं निकलेंगे और इंसान की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? वृक्क। हिंदी में वृक्क कहते हैं और वैसे इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। और वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बहुत पूछी जाती है, इसकी ये होती है नेफ्रॉन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको यही बताती चली, जो भी क्वेश्चन माइंड में आएगा क्लिक करेगा मैं आपको बताती चलूँगी, आप नोट डाउन करें। ठीक है, तो उत्सर्जी अंग प्रमुख सबसे पूछा जाएगा। कभी कभी क्या करता है कि 4-5 अंगों के नाम दे देता है, उसमें बोलता है कि सबसे प्रमुख अंग बताओ, तो सबसे मेन जो होता है वो किडनी ही होती है। ठीक है, इसी के द्वारा वेस्ट मटेरियल जो भी बनते हैं हमारे अंदर वो बाहर निकाले जाते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क हो गया यानी किडनी। इसकी इकाई सबसे ज़्यादा पूछी जाती है नेफ्रॉन। ठीक है, MCQ में पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है। तो ये हो गया। और उत्सर्जी अंग आप कौन कौन से लिख देंगे? त्वचा हो गया आप। ठीक है, त्वचा लिख देना इसको उत्सर्जी अंग में। तो आपको ये याद कर लेने हैं। ठीक है, किडनी हो गया, त्वचा हो गया, यकृत हो गया, ये सब हमारे उत्सर्जी अंग ही होते हैं। ठीक है, और मेन अगर पूछा है तो वृक्क हो गया यानी किडनी। डेफिनेशन आई होप अब तो अच्छे से याद होगी। और सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं कि उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप शरीर में बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जो भी हमारे अंदर हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन्हीं का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ गया। वृक्क की क्रियात्मक, यहाँ पे वृक्क है ये, वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अभी मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन नेफ्रॉन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी ये फुल फॉर्म, बहुत पूछी जाती है। एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, एनएडीपी, आरएनए, डीएनए, एलपीजी, सीएनजी, ये सारी फुल फॉर्म आपको कर लेनी है। तो नोट डाउन कर लो फटाफट से, जल्दी थोड़ा नोट डाउन करना, ठीक है। एडेनोसिन, ए से एडेनोसिन, एक बार लिख देती हूँ थोड़ा, एडिनोसिन। एडेनोसिन, टी से रट्टा नहीं मानना, समझना, टी से क्या हो जाएगा? ट्राई, और पी से फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी से, ए से तो यही रहेगा एडेनोसिन, डी से यहाँ पे डाई लग जाएगा, ट्राई की जगह क्या हो जाएगा? डाईफॉस्फेट। एनएडीपी, एनएडीपी का सुन लो, एन से क्या हो जाएगा? निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, ये हो गया। ए से आप वैसे लिख देना, ठीक है। एडिनाइन यहाँ पे कर देना, एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, एडिनाइन, डी से यहाँ पे डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यू, ये या है आधा क्लियो, फिर टाइड लगा देना, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। निकोटिनामाइड, एडिनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये एटीपी बहुत पूछा। ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का मुद्रा रूप पूछा जाता है कि ऊर्जा की मुद्रा क्या है, तो एटीपी ही है, या फिर सिक्के के नाम से आ जाए ऊर्जा के सिक्के क्या, तो एडीपी ही है। उसके बाद डीएनए आरएनए का इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है इसका, डीऑक्सी अब नोट डाउन करते जाओ फटाफट से, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूछा जाए तो आरएनए का क्या लिखेंगे? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, केवल राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड डबल एस है, ठीक है। एन से नेचुरल, जी से गैस, क्लियर। स्वपोषी अभी मैं ऊपर आपको समझा चुकी हूँ। स्वपोषी परपोषी, इसमें विषमपोषी बताया था, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताया था नाइट्रीफाइंग जीवाणु, ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसे स्वपोषी कहलाता है, नाइट्रीफाइंग जीवाणु। उसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पित्त रस कहाँ बनता है, इसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ से स्रावित होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके यहीं कवर हो जाएंगे। सबसे पहले बात, ये बनता कहाँ, तो पित्त से याद रखना, पित्ताशय, ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है, वहीं बनता है। और ये श्रावित किससे होता है? यकृत से, यकृत से ये श्रावित होता है, मतलब लीवर से। एक क्वेश्चन याद रखना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा था, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी जो है वो लीवर ही है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। और सबसे बड़ा भाग अगर पूछा जाए तो वो त्वचा है, त्वचा पूरे शरीर पर फैली हुई होती है, ठीक है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? माइंड में पाई जाती है, मस्तिष्क में, ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और पित्तरस मैंने आपको बता दिया, यकृत से स्रावित होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसका कार्य क्या है? ये क्या करता है कि भोजन एंजाइम का निर्माण हेतु, ठीक है, पित्तरस क्या करता है कि आंतों में एंजाइम हेतु क्या करता है? भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। दूसरा, इसकी सहायता से वसा का पाचन आसानी से हो जाता है, वसा के पाचन में सहायता करता है ये, और भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है एंजाइम हेतु, ये इसके कार्य हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं पूछ लिया जाता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। तो पौधे के वायवीय भाग जैसे पत्तियां, पौधे के वायवीय भाग जैसे पत्ती से जल वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को, क्या कहा जाता है? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों के वायवीय भागों जैसे जल वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों में आपने देखा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वहां से उसकी बूंदें टाइप की निकलती रहती है, वही क्रिया कहलाती है बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, होल, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, स्टोमेटा। तो आपका ये हो गया वाष्पोत्सर्जन,
स्टोमेटा, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें बोला जाता है। और पौधों में किचन की संज्ञा किसे दी है? पत्तियों को, ठीक है। पत्तियां भोजन बनाने में हेल्प करती हैं। एक क्वेश्चन आता है फ्लोएम, फ्लोएम क्या काम करता है? तो ट्रिक से याद करेंगे। फ्लोएम जो होता है फा से फूड, फा से फ्लोएम, फूड को सब जगह पहुंचाता है। और जल, जाइलम जो होता है, जा से जाइलम, जा से जल, ये ट्रिक है इसकी। तो जाइलम क्या होता है? ये पूछा गया है कि जल को कौन सभी भागों में पहुंचाता है? तो जाइलम। फूड मतलब खाने को कौन पहुंचाता है? फ्लोएम, ठीक है। खाने को सभी भागों में कौन ले आता है? फ्लोएम। और जल को कौन ले आता है? जाइलम। जा से जल, जा से जाइलम, फा से फ्लोएम, फा से फूड, ऐसे ऐसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद बंद और खुला रक्त प्रसंचरण से क्या तात्पर्य? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बंद वाला और खुला। बंद में क्या होता है कि इसमें रक्त सदैव रक्त वाहिनियों में बहता रहता है। वाहिनियाँ का मतलब रक्त वाहिनियों में और हृदय में बहता है। रक्त वाहिनियाँ मतलब धमनियाँ होंगी, शिराएँ होंगी, अभी इसका अंतर बताऊंगी तो आप वहाँ से कर लेना। उसी में बहता है, ये हृदय के अंदर ही रहता है। और दाब के साथ बहता है। जैसे ये किस किस में पाया जाता है? मछलियाँ होंगी, सभी मछलियों में इस तरह का बंद प्रकार का रक्त प्रसंचरण पाया जाता है। मछलियाँ हो गई, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए जो रिंग के चलते, पक्षी हो गए, स्तनधारियों में भी यही पाया जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य में, स्तनधारी में मनुष्य आता है तो मनुष्य में भी यही वाला पाया जाता है, ठीक है। ये बंध नहीं, बंद है यहाँ पे, बंद। खुले खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इसमें क्या होता है कि रक्त स्थानों में भरा रहता है, जगह जगह थोड़े थोड़े ऐसे खांचे से बने होते हैं, उसमें ये भरा रहता है, उसमें ऊतक अंग डूबे रहते हैं, ठीक है। रक्तदाब झटके के साथ नहीं हो बहता है इसमें। जैसे कि आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का संघ के सदस्य जो होते हैं, शीप वगैरह, घोंगा होता है, उनमें इस टाइप का ही पाया जाता है। क्लियर? अब फटाफट देख लेते हैं एंजाइम किसे कहते हैं। उसके बाद सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है ना, ये सारे कराने वाले हूँ, ठीक है। तो इसकी एक लाइन में डेफिनेशन है कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। और सभी एंजाइम एक तरह से प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन आता है कि एंजाइम क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। और इसके प्रकार आप जैसे लाइपेज हो गया, लाइपेज हो गया एंजाइम हमारा, लाइपेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सारे एंजाइम ही हुए, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अंतर। अंतर से पहले कुछ एमसीक्यू बता दूं आपको इम्पोर्टेंट। एक तो विटामिन वाला, ट्रिक से मैंने आपको विटामिन वाला क्वेश्चन करवा रखा है, वीडियो अपलोड है उसका, तो एक बार रिवाइज करा दूं। विटामिन मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कीड़ा। एक तो हमारी विटामिन कौन कौन सी थी? ए, वी, सी, डी, ई, के, ये चारों ही 5 मेन होती हैं, ठीक है। इसमें से पूछता है जल में कौन सी घुलनशील है और बसा में कौन सी है। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने ट्रिक बताई थी कीड़ा। कीड़ा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, के ई डी ए, कीड़ा। तो विटामिन के, ई और डी और ए, ये चारों ही किस में? बसा में घुलनशील है। कीड़ा पानी में घुल जाता है क्या? नहीं घुलता ना। तो इस तरह से याद रखना, कीड़ा पानी में नहीं घुलता। तो के, विटामिन के, ई, डी और ए चारों ही पानी में मतलब नहीं घुलेंगी। बची कौन? ये तो सारी चलेंगी आपकी। ए चला गया, डी चला गया, ई चला गया और के चला गया, बचा क्या? बी, सी। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी बची? बी और सी। ध्यान रखना, इसको ट्रिक से मैंने बता दिया, भूलोगे नहीं। कि पेपर में आएगा कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है और बसा में। तो पानी में हमारी बी, सी, बाकी ए, डी, ई, के ये सारी बसा में होती हैं, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रोग फटाफट सुन लो। ए की कमी से रतौंधी होता है, मतलब रात में दिखता नहीं है। बी की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से सूखा रोग, ई से नपुंसकता मतलब बांझपन, बांझपन, बच्चे नहीं होते जिसको ये वाला रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। ब्लड लगातार बहता रहता है चोट लगने पर, ये हो गया। और एक आप कर सकते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये थोड़ा हाई लेवल में हो जाएगा पर आपके 10th लेवल में इतना ही आता है, ठीक है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में आंवला हो गया आपका, संतरे हो गए। अगर संतरा नहीं होगा तो आंवला ऑप्शन में होगा। तो आप इस तरह से विटामिन सी वाले क्वेश्चन याद रखना। विटामिन की कोई फंक ने की थी, इसका अलग से वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और भी वैसे मैंने जहाँ जितना पूछा था वो आपको करवा दिया। अब इसके एमसीक्यू देख लो फटाफट से, कौन कौन से एमसीक्यू पूछे गए अब तक के। लार ग्रंथियों की संख्या पूछता है कि मनुष्य की जो लार ग्रंथि होती है कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। लार में कौन सा एंजाइम पाया था? टाइलिन, ठीक है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया था। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? एक रस से। इकट्ठा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। और एक आता है आपका दाएं निलय में अशुद्ध रक्त किस अंग में आता है? तो फेफड़ों में आता है। हृदय में कितने बेश में पाया जाता है? हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? 4 होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। और एक क्वेश्चन आता है फेफड़ों में से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है वो किस में आता है? वो आता है बाएं अलिंद में, ठीक है। पित्तरस का स्रावण कहाँ से होता है?
यकृत से होता है। आहार नाल सी के आकार की रचना होती है, क्रम रूप परिशेषिका। हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है? 4, अभी बता ही दिया। हीमोग्लोबिन किस में सहायता करता है? श्वसन में करता है। और मानव वृक्क का कार्य क्या है? किडनी का कार्य क्या है? उत्सर्जन। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यकृत कहाँ से स्रावित होता है? पित्त। इससे क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछा सकता है। रुधिर में कितने समूह होते हैं? ब्लड में 4 होते हैं। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ए, वी, ठीक है, ओ। सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ। सर्वग्राही कौन सा होता है? ए, बी। ये आप ध्यान रखना। जठर रस पूछा था, जठर रस किससे स्रावित होता है? अमाशय से। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है? तो शुद्ध पल्मोनरी सिरा में बहता है। ठीक है। भोजन को कौन ले जाता है? बता ही दिया, फ्लोम। जल को कौन ले जाता है? जाइलम। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन और पानी भी बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सारे एमसीक्यू इसके हो गए। अब फटाफट से हम अंतर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी सुपरफास्ट करेंगे। देखो 20 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन पर आपको डिटेल से करवा दी, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। रुधिर और लशका, ये इंपॉर्टेंट है और आपने पहले याद भी किए होंगे, फटाफट से रिवाइज करवाती हूँ। रुधिर में क्या होता है? रुधिर मतलब ब्लड। ध्यान रखना पेपर में लशका किधर है, रुधिर किधर है। आप जैसे याद करो वैसे ध्यान रखना। ठीक है। सपोज आपने रुधिर इधर याद किया, लशका इधर, पेपर में उसने दे दिया कि लशका और रुधिर में अंतर लिखो, तो आप हेडिंग तो इधर से डाल देंगे, लशका इधर कर देंगे, तो आपका सारा उल्टा पुल्टा हौच पौच हो जाएगा। तो आप जिस सिंबल से याद करो सीक्वेंस में, वही सीक्वेंस से याद रखना। ठीक है। पेपर में भले ही वो लश्का पहले दे दे, पर आप रुधिर इधर लिख देना, लश्का इधर लिख देना, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। जो सिंबल आपका याद रहेगी, रुधिर हमने इधर याद किया था, लश्का, बच्चे भूल जाते कि रुधिर किधर था, लश्का किधर था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। रुधिर मतलब क्या होता है? ब्लड। तो यहीं से ट्रिक से याद कर लो कि ये लाल रंग का होता है। लश्का क्या होती है? श्वेत रंग की, मतलब सफ़ेद होती है। ये पॉइंट हो गया। इसमें आरबीसी पाई जाती है, इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, मतलब वाइट ब्लड सेल। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है रुधिर में, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इसमें ये लिख देना कि इसका जो प्रवाह होता है बहुत ही तीव्र होता है, तेज गति से बहता है। ठीक है। इसमें जो होता है बहुत धीरे गति से होता है। तो इस तरह से आप ये 4 नंबर में ही पूछा जाता है। ठीक है। तो 4 पॉइंट आप लिख देंगे फटाफट से। उसके बाद धमनी सिरा जल्दी से सुन लो। धमनी सिरा में क्या होता है? धमनी में होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो रुधिर होता है ना, सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। हृदय से विपरीत दिशा में जाएगा, हृदय की तरफ नहीं आता, हृदय से दूसरी ओर बहता है। जबकि शिरा में क्या होता है कि जो भी ब्लड होता है वो सदैव हृदय की ओर बहेगा, हृदय की ओर इसमें बहता है, इसमें हृदय के विपरीत दिशा में बहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, सॉरी, यहाँ पे धमनी का दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इसकी दीवारें बहुत ही मोटी और लचीली होती हैं, इसकी दीवारें बहुत ही पतली होती है शिरा की। अब तीसरा पॉइंट, इसमें जो होता है रुधिर, अभी बताया था धमनी में रुधिर क्या होता है? झटके के साथ रुक रुक कर बहता है, अधिक दबाव के साथ बहता है, अधिक दबाव डालता है धमनियों में। ठीक है। बंद वाला भी बताया था मैंने। और जबकि शिराओं में क्या होता है? रुधिर का प्रभाव एक धीमी गति से होता है, मतलब एक लेवल में रहता है, धीमी गति से। इसमें तेज होता है और दबाव डालता है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते, इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसमें कपाट नहीं पाए जाते, जबकि इनमें कपाट पाए जाते हैं शिरा में। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कन्फ्यूज करने वाला कि पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी में शुद्ध रुधिर होता है। पल्मोनरी एक ऐसा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सब में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। जबकि शिराओं में क्या होता है? शिराओं में जैसे उल्टा होता है, पल्मोनरी शिरा है तो उसमें अशुद्ध बहेगा, बाकी सब में शुद्ध बहेगा। कन्फ्यूज कर रहा होगा आपको, हाई लेवल में ये क्वेश्चन आता है तो इतना छोड़ देना, केवल 4 शुरू के पॉइंट लिख देना। अब फटाफट ऑक्सीजन और अनॉक्सी। पहला पॉइंट तो ये कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये अनॉक्सी की, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है। एक का उल्टा कर देना, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है और ये कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण होता है, ये वाली क्रिया। ठीक है। इसमें CO2 और जल प्राप्त होते हैं, और जबकि इसमें क्या होता है? एथिल अल्कोहल और CO2 प्राप्त होता है। ठीक है। इस तरह से आप कर लेना, फटाफट से, जल्दी करवा रही हूँ नहीं तो फिर और लॉन्ग हो जाएगा बहुत। श्वसन में आप लिख देना कि ये जैविक क्रिया है और ये एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा विभिन्न चरणों में अलग अलग प्राप्त होती है, इसमें ऊर्जा एक साथ निकलती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख देना, शरीर का तापमान इसमें क्या होता है? नॉर्मल बना रहता है। दहन में क्या होता है? शरीर का जो तापमान होता है अत्यधिक बढ़ जाता है।
ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है, बताया था एटीपी ऊर्जा का मुद्रा का रूप कहा जाता है। इसमें ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है दहन में, जब इसको जलाएंगे तो ऊष्मा प्रकाश ही निकलेगा, ठीक है। जितने में ये सारे अंतर हैं इसमें से डेफिनेटली आपको 100% अगर अंतर से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका नहीं मिलेगा, सारे अंतर आपको रट डालने हैं, ठीक है। पूरी बायो में से सारे अंतर मैंने इंपॉर्टेंट सारे ले लिए हैं। तो आपको मटेरियल नहीं ढूंढना, बस जितना बता रहे उतना कर लो। श्वसन में क्या होता है, अभी आपको बताया था, ये एक रासायनिक क्रिया है, यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, ये एक यांत्रिक और भौतिक प्रक्रिया होती है। सेकंड पॉइंट लिखना, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन में, और इसमें क्या करना, ऊर्जा का प्रयोग होता है, ठीक है, ये लिख देना। तीसरा, ये कोशिका में संपन्न होती है, ये कोशिका के बाहर संपन्न होती है, ये लिख देना। और एक लिख देना, इसमें CO2 जल बनते हैं, इसमें CO2 और जल बनते हैं, जबकि इसमें नहीं बनते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख देना। निर्जीव सजीव तो आप बना के भी लिख सकते हैं। निर्जीव क्या होता है, ये सांस नहीं लेते, ये सजीव सांस लेते हैं, ये वृद्धि नहीं करते, ये वृद्धि करते हैं। इस तरह बना के लिख देना। इसमें सारी जीव क्रियाएँ नहीं होती, कोई भी क्रिया एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ये चल फिर सकते हैं, वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि, ठीक है, ये लिख देना। और एग्जाम्पल लिख देना, निर्जीव के बहुत सारे हैं, टेबल फैन, कुछ भी आप लिख सकते हो। सजीव में सभी पेड़ पौधे आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएगा, जीव जंतु सारे, ऐसे आप बना के लिख देना। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन, अलैंगिक और स्वपरागण दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये परागण नहीं परागण है यहाँ पे, ठीक है, दोनों जगह स्वपरागण और परपरागण, यहाँ पे परपरागण आएगा। इसका सुन लो फटाफट से, जल्दी जल्दी। ये बात ध्यान रखना पेपर में कि आपने किस साइड याद किया, इधर और इधर, ठीक है, कैसे भी आप इसी तरह से क्रम में याद रखना। लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। फिर उसके बाद लिखना कि इसमें जो संतान होती है ना, पूर्णतः जनक के समान नहीं होती है, मतलब अपने माता पिता से मैच नहीं करती ज़्यादा। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, सेम टू सेम अपने जो संतान होती है वो जनक के समान ही होती है, इसमें जनक के समान नहीं होती है इतने, मतलब भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख देना कि इसमें एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, इसमें एक जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, इसमें दोनों जनक द्वारा होनी, ठीक है, 2 जनकों का होना आवश्यक है, ये लिख देना। फिर एक पॉइंट लिख देना आप इसमें कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं, इसमें किसके द्वारा बनते हैं, समसूत्री द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। अलैंगिक जनन में क्या होता है, संतान पूरी तरह से क्या होती है, अपने पूर्वजों के समान होती हैं, माता पिता के समान। इसमें एक जनक होना आवश्यक है, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा, इसमें क्या होता है कि निषेचन नहीं होता है। चौथा क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह से आपको चारों पॉइंट ये वाले याद हो तो इसमें उल्टा कर देना, ये याद हो तो इसका उल्टा कर देना, कैसे भी कर लेना। अब फटाफट देख लेते हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ये थोड़ा करवा दे रही हूँ, फिर लॉन्ग आपको इसी तरह से कर लेने हैं। यहाँ पे परागण है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। पहला पॉइंट डेफिनेशन क्या होती है कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पर आ जाते हैं, उसी पौधे पर आएंगे। एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पे से उड़ा, उसी पौधे के उसी पुष्प पर आ गया, तो वो क्या कहलाता है, स्वपरागण, मतलब उसी का उसी से, मतलब स्व सेल्फ हो गया, ठीक है, समझ में आया। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब परपरागण क्या होगा, किसी दूसरे पौधे पे जाएगा। इसमें क्या होता है, पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी पौधा तो उसी जाति का होगा पर किसी दूसरे पौधे पे जाएगा, ठीक है, अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को परपरागण कहते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है। स्वपरागण क्या होता है, उसी पौधे के उसी पुष्प पे जाना परागकण का स्वपरागण कहलाता है। इसमें क्या होता है, उसी जाति के पौधा होता है पर उसी जाति का पौधा होगा पर दूसरे पौधे पर जाएगा, ठीक है, दूसरे पौधे के पुष्प पे बैठेगा, ये होता है परपरागण। जाति जैसे रोज है, रोज के फूल पे यहाँ बैठा था तो वो जो परागकण लेके जाएगा, जो भ्रमर होता है ना, यहाँ से सब कुछ लेके गया तो जाति तो भाई होगी, गुलाब के पौधे पर गया पर उसी पे नहीं दूसरे पे गया, तो वो हो गया परपरागण। और सपोज एक जो भौरा था इस वाले रोज पे बैठा, उसी रोज के यहाँ पे फूल है, उसी से उठ के इस वाले रोज पे आ गया, तो ये हो गया स्वपरागण।
अब तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, इसमें पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, द्विलिंगी होते हैं। और इसमें कैसे होते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं पर परागण में। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, मटर आता है, ठीक है, इसमें सरसों, पर परागण में सरसों, इसमें मटर, इस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद लेमार्क बाद डायरेक्ट में अंतर मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखना, इस पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पुमंग और जायंग, इसमें 2 नंबर में अंतर पूछ लिया था कभी कभी। तो पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है, पुष्प का नरजनन चक्र होता है, और जबकि इसका निर्माण कहाँ होता है, पुंकेसर में होता है, दूसरा पॉइंट लिख देना, ठीक है। और इसमें जो पुंकेसर होते हैं ना, परागकोश में परागकण बनते हैं, जो पुंकेसर के परागकोश होते हैं वो परागकण में बनते हैं। ये हो गया। जायंग क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये मादा, मादा का पार्ट कहलाता है, ये मादा, पुष्प का मादा जनन चक्र है। इसमें क्या होता है, जो अंडाशय में बीजांड बनते हैं, और जो अंडाशय होता है वो फल भित्ति में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन आता है कि फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से, अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद समजात, समजात और समृद्धि मैंने आपको प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन में करवाया था, इम्पोर्टेंट है, प्री बोर्ड वाले पेपर आपको जरूर देख लेने हैं, उसमें से आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये तो कर ही लो, उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। और एक बात और, मैंने बायोलॉजी के एमसीक्यू कुछ वीडियो पहले अपलोड किए थे, 2-3 वीडियो है एमसीक्यू, पूरी बायोलॉजी के एमसीक्यू हैं, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से एमसीक्यू सारे रिवीजन कर डालो, उससे बाहर आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, 4-5 नंबर भी बहुत बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप एमसीक्यू वहाँ से जरूर कर लेना। यहाँ तो मैं थोड़े थोड़े बोल दे रही हूँ क्योंकि वीडियो आप देख सकते हैं कितना 30 मिनट का पहले से हो चुका है। तो आपको जो जो अंतर मैंने अच्छे से करवाए वो वहाँ से देख लेने और एमसीक्यू देख लेना, ठीक है। लैमार्क बाद भी आपको कर लेना है। समजात अंक और समृद्धि फटाफट सुन लो जल्दी से। समजात और समृद्धि, ये प्रति नहीं समृद्धि है, ठीक है, और ये समजात है। तो ध्यान रखना, समजात किधर याद कर रहे हो, समृद्धि किधर कर रहे हो। मैं पहले समजात के बता रही हूँ, फिर उधर उधर। ये अंग उत्पत्ति में समान होते हैं, ठीक है, जबकि समृद्धि में क्या होता है, ये अंग उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल से अभी आपको समझ में आता है क्लियर, ठीक है। ये मूल रचना में समान होते हैं, ये मूल रचना में भिन्न भिन्न होते हैं। 2 पॉइंट हो गए। कार्य के अनुसार इनके जो आकार में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, कार्य तो एक जैसा होता है, ठीक है, कार्य एक जैसा होने के कारण एक समान दिखाई देते हैं, कार्य सेम होता है, अभी बताऊंगी क्यों। इसका चौथा पॉइंट है, ये अपसारी विकास को दिखाते हैं और ये अभिसारी विकास। मैंने अपसारी लेंस बताया था फिजिक्स में, अपसारी अवतल होता है और अपसारी उत्तल होता है। उसी तरह से अपसारी जो विकास होता है वो समझाता दिखाता है और अभिसारी समृद्धि दिखाता है। अब एग्जाम्पल समझ लो। देखो ये क्या होता है, कार के कारण एक जैसा कार्य होने के कारण सेम दिखाई पड़ते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कैसे, जैसे तितली के पंख हो गए, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, सारे पंख इसमें आ जाएंगे। अब इनका काम तो एक ही है, उड़ना, पर हर किसी के पंख अलग अलग होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो समझ में आया, क्लियर हुआ कि काम एक ही है पर देखने में सेम से लगते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। मूल रचना भी, हर किसी के पंखों की डिजाइन वगैरह सब अलग होता है। तो ये हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे सील के फ्लीपर हो गए, पक्षी के पंख, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे घोड़े की अंगली टांगे, ठीक है, पक्षी के पंख टांगे, ये हो गया घोड़े की अंगली टांगे, मनुष्य के हाथ। अब इन सभी का काम देख लो क्या होता है। कार्य तो अलग अलग होता है पर देखने में कुछ कुछ क्या करते हैं, ये क्या होंगे, बाह्य संरचना भी इनकी अलग होती है, ठीक है, कार्य भी अलग अलग होगा, संरचना भी अलग अलग होगी। सील के फ्लिपर क्या होता है, तैरने के काम आते हैं, पक्षी के पंख उड़ने के काम आते हैं, अलग काम हो गया। घोड़ी की अंगली टांगे क्या होती है, दौड़ने में काम आती है। मनुष्य के हाथ तो आपको पता ही है, ठीक है, काम करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग कार्य हो जाते हैं, अलग अलग इनकी संरचना हो जाती है। तो आप एग्जाम्पल बहुत पूछे गए हैं, ठीक है, ऐसे दे देगा कि पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, तितली के पंख, ये कौन से हैं, तो समृद्धि यानी समरूप, ठीक है। और समजात के अंग तो बता ही दिया, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अंगली टांगे, पक्षी के पंख इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है, सील के फ्लीवर, ये हो गया। अब देख लेते हैं अंतर्निषेचन और बाह्य निषेचन। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया था। अंतर्निषेचन क्या होता है, वह निषेचन जो शरीर में क्या होता है, शरीर के अंदर होता है, तो वो कहलाता है अंतर्निषेचन। जैसे कि पक्षी और स्तनधारी ले लो, ठीक है, स्तनियों में। और बाह्य निषेचन, तो बाह्य मतलब क्या हो गया, ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर संपन्न होता है,
तो उससे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि मछली हो गया, उभयचर में मेढक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जीवाश्म क्या होते हैं। बस होने वाला है, ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जीवाश्म या फॉसिल किसे कहते हैं? ये जीवों के अवशेष ही क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे पहले भूकंप वगैरह आता था, कुछ जीव जंतु मर गए, पेड़ पौधे सड़ गए, ये क्या होते हैं? पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, वही क्या बन जाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, तो जीवों के अवशेष ही जीवाश्म या फॉसिल्स कहलाते हैं। और इसके जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। और ये क्या बनते हैं? पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे बराबर से। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीवों के जन्म के विखंडन और खंडन विधि को उदाहरण सहित। इसका एग्जाम्पल बता दे रही हूँ मैं कैसे क्या होता है, फिर आप इसको कर लेना। विखंडन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है और खंडन की? विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है एक कोश के जीव, जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक है, इसमें पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि असूत्री विभाजन द्वारा इसमें क्या होता है कि एक जो कोशिका होती है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, विभाजित होकर क्या होगी? 2 संतत जीवों का निर्माण करती है या 2 भागों में विभाजित हो जाती है। किसके द्वारा? असूत्री विभाजन द्वारा। इसमें 2 जीव का निर्माण होता है एक साथ, ये होता है। और किसमें पाया जाता है? अमीबा और जीवाणु में। खंडन विधि किसमें पाई जाती है? स्पायरोगारा में। एग्जाम्पल पूछा था, खंडन विधि स्पायरोगारा में। इस खंडन का नाम ही है क्या? अलग अलग भागों में टूट जाना। इसमें क्या होता है? जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, जो अनेक भागों में टूट जाते हैं। एक टुकड़ा बना, उससे नया जीव बन गया, फिर दूसरा बना, उससे बन गया। तो ये स्पायरोगारा में होता है खंडन विधि। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुकुलन किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रा में ये मुकुलन की प्रक्रिया पाई जाती है। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एमसीक्यू में आपको बता रही हूँ कि मैंने एमसीक्यू पूरे बायो के करवा रखे हैं, उसका लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप सारे एमसीक्यू पढ़ लेना एक बार फटाफट से, उसमें उससे बाहर आपका नहीं मिलेगा। आप देख लेते हैं पुनरुद्वन क्या होता है। यहाँ पे दा आएगा, पुनरुद्वन। ठीक है, यहाँ पे दा है, पुनरुद्भवन। इसमें देखो क्या होता है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनका शरीर में से कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए, मतलब नष्ट हो जाए, तो जीवधारी के कटे भाग से नई जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये क्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन, रिग्निरेशन। ठीक है, समझ में आया? कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके शरीर के कुछ भाग पे से क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्षतिग्रस्त हो जाने पर जो कटा भाग है ना, वहीं से एक नई जीव का निर्माण होता है। ये क्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, जो अभी आपको बताया था, हाइड्रा और प्लेनेरिया। इसमें कोई भी अगर कटा भाग है, जैसे यहाँ से कोई कटा, तो यहाँ से जो कटा, यहाँ से एक नया जीव बन गया, फिर यहाँ से एक नया जीव बन गया, इस तरह से बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कायिक जनन। ये कॉफिक नहीं, यहाँ पे कायिक जनन है। कायिक जनन किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान सुनना। पौधे के वर्दी भाग, मतलब बढ़ने वाले पौधे के वर्दी भाग, जैसे जड़, तना, पत्तियों पर कुछ कलकाएं उपस्थित होती हैं। आपने देखो हल्के हल्के ऐसे निकले रहते हैं, जैसे आलू वगैरह में होते हैं। ठीक है, कुछ कलकाएं निकलती हैं, उसी से नए पौधे का निर्माण होता है। वही क्रिया कहलाती है आपकी वर्धी जनन या फिर कायिक जनन। ठीक है, पौधे के वर्दी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों पर उपस्थित कलकाओं द्वारा नए पौधे का निर्माण वर्धी प्रजनन या कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, ये अलैंगिक जनन का ही एक रूप है, जो भी आपको बताया था। उसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल आपका आलू हो गया, देखा होगा आपने, आलू में निकली रहती है ऐसे, कहते हैं ना आलू की आंख आ गई, इस तरह से बच्चे बोलते हैं। आलू, गुलाब, शकरकंद, इसमें भी ये सारे कायिक जनन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप और लॉन्ग में पूछे तो जड़ों द्वारा लिख देना, प्रकलकाओं द्वारा, भूमिगत तनाव द्वारा, इस पत्तियों द्वारा, इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ही, मेंडल का चैप्टर आनुवंशिकता, उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंडल के नियम का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो मिलेगा 5 मिनट का, उसमें से पूरा बता दूंगी, वहाँ से देख लेना। इसका वीडियो एक कल मिल जाएगा, मेंडल के नियम। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेमा डार्विन करवा ही दिया है। मेंडल के 3 नियम आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री का एक वीडियो मिलेगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का मिलेगा कल। ठीक है, पूरा रिवीजन कर लेना, मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा ये सब। फिर अब यहाँ से डेफिनेशन देख लो फटाफट से, जो जो क्वेश्चन आते हैं। ये डेफिनेशन बहुत पूछा था, इसके पिता कौन है ये भी पूछा था, अभी बता दूंगी इसको। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो जनकों से क्या मिलता है, मतलब जन मतलब माता पिता, जनकों से पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में पहुंचने वाले लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसा कि लैमार्क ने बोला था कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण वंशानुगति होते हैं।
ठीक है। तो जनकों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में पहुंचने वाले, संतति आने वाली पीढ़ियों में जो लक्षण पहुंचते हैं जनकों द्वारा, उनको क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को ही आनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण तथा विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं और विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता के पिता बहुत पूछे थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मैं आपको बता रही थी। इनके 3 नियम जरूर कल याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। 7 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ही आनुवांशिकता के फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ठीक है, इन्होंने किस पौधे प्रयोग किए थे? मेंडल ने मटर के पौधे पे किए थे। ध्यान रखना, मटर के पौधे क्यों चुना था वो अभी मैंने आगे क्वेश्चन लिया, वहाँ से आप कवर कर लेना इसको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है जैव विकास किसे कहते हैं? जैव विकास के सिद्धांत लैमार्क, डार्विन मैंने आपको करवाई दिया है। जैव विकास की परिभाषा पूछ लेगा, फिर बोलेगा किसके सिद्धांत को समझाइए, तो आप लैमार्क, डार्विन बात के डाल देना, या फिर वो नाम से देगा वहाँ से लिख देना। जैव विकास किसे कहते हैं ये देख लो। जीवन के प्रारंभ में लगातार परिवर्तनों द्वारा, ठीक है, लगातार परिवर्तन द्वारा पूर्वजों के जीवों से नई जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। ये लगातार होने वाला धीरा परिवर्तन है, धीमे धीमे होता है। ठीक है, जीवन के प्रारंभ में लगातार परिवर्तनों द्वारा जो पूर्ववर्ती मतलब पहले जीवों से नई जीवों की उत्पत्ति जो हो रही है वो क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। ये क्रमिक धीमे होने वाला परिवर्तन है। इसके सिद्धांत लैमार्क, डार्विन। उत्परिवर्तनवाद ये किसने दिया था? ह्यूगो ड्रीविज ने दिया था। अभी आगे आएगा तो उसको कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप छोड़ के नहीं जाएंगे, इनको भी आपको याद करना है, फटाफट से करते जाओ। अब देखते हैं संकर और संकरण, ये भी पूछा गया है, तो ध्यान से सुना जल्दी जल्दी। जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य जनन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और संकरण द्वारा उत्पन्न जाति को संकर यानी हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, जब विपरीत लक्षणों वाले नर मादा के मध्य जनन कराया जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। और संकरण द्वारा उत्पन्न संतानें होती है वो क्या कहलाती है? संकर, मतलब हाइब्रिड कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह से आप याद कर लेना। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा था कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाया था? 46। ठीक है, और इसको ऑटोसोम्स कहते हैं। ये इसी से क्लियर हो जाएगा, यहीं से अभी डेफिनेशन सुन लो पहले फटाफट से। तो सबसे पहले आप इसमें लिखना कि मनुष्य की जनन कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46, जिन्हें हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं वो तो मेल मतलब नर में पाए जाते हैं, 22 जोड़े फीमेल यानी मादा में पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। 22 जोड़े जो होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा होता है वो समान गुणसूत्र वाला होता है, मतलब दोनों में समान होता है। ठीक है, 23वें जोड़े के गुणसूत्र को ही लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। 23वें जोड़ो जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, 23वां जोड़े को किससे लिखते हैं? XY से लिखा जाता है। और पेपर में आता है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र बताओ कौन सा है? X दे देगा, Y दे देगा, XY दे देगा, तो आपको XY पे टिक करना है। ठीक है, और वैसे अलग से पूछेगा तो X जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है और जो Y होता है वो मेल में पाया जाता है। पर लिंग गुणसूत्र की बात करें ना, XY मनुष्य में कौन सा पाया तो आप XY करेंगे। ठीक है, मेल में XY करेंगे, अलग अलग से पूछेगा तो आप ध्यान रखना इसको। तो ये हो गया हमारा 23वां जोड़ा कहलाता है लिंग गुणसूत्र। अब देख लेते हैं उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है फटाफट से। कुछ बच्चों को तो नींद आ रही होगी, सोच रहे हो कब फिनिश होगा, यही लग रहा होगा ना, बोरिंग लग रहा होगा, और कुछ तो छोड़ के चले भी होंगे। पर मेरा ये है कि एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर ना हो, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन जो भी माइंड में आ रहा है बताती चल रही हूँ। ठीक है, लॉन्ग हो रहा है तो उसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी बायोलॉजी इसमें कवर की गई है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, अगर अच्छी पर्सन लानी तो करना तो पड़ेगा ही। तो कोशिश कर रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन ना हो। MCQ भी मैंने आपको बता दी कि अलग से वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से कर लेना, पूरा फंस जाएगा। यहाँ पर मैं इतना जल्दी कर रही हूँ तब भी इतना हो रहा है। जिसको करना है वो करे, जिसको छोड़ के जाना है वो चला जाए। ठीक है, तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? क्योंकि मुझे तो पूरा ही तैयार करवाना है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे जीवों में अचानक उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जीवों में अचानक उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके जनक कौन है? ह्यूगो ड्रीविज। ह्यूगो ड्रीविज कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, ह्यूगो, इस तरह से आप हा बना के ऐसे कुछ हलनसला के करके फिर ह्यूगो, ठीक है, फिर लिखना डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज, ये उत्परिवर्तनवाद के जनक हैं। लैमार्कवाद
आपको बता ही दिया, कौन सा सिद्धांत दिया था सारा अच्छे से कर लेना। अंगों का उपयोग, अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति लैमार्क ने दी थी, और प्राकृतिक वर्ड आ जाए तो वो डार्विन ने दिया था। वो सारा करवाई चुकी मैं आपको। फटाफट दे जीन किसे कहते हैं। इससे पहले आपका क्वेश्चन ये फिनोटाइप जीनोटाइप बहुत पूछा गया है, ये कर ले। फिर ये उसके बाद ये मेंडल का नियम है। मेंडल का नियम मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगी, कल अलग से वीडियो मिलेगा, 5-6 मिनट का होगा, अच्छे से करा दूँ, वहाँ से क्लियर कर लेना। शॉर्ट में भी इसमें बता दूँगी, ठीक है। पहले देख लेते हैं फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप को क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप। देखो, जीव के प्रेक्षणीय लक्षण, जीव के प्रेक्षणीय लक्षण, ये छाछत्रीय प्रेक्षणीय लक्षण को ही क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे पौधे का लंबापन, बौनापन, बीज का आकार, रंग, ये सब क्या है? फिनोटाइप है उसका, ठीक है। यहाँ पे लंबा पौधा बड़ा टीटी दिखाते हैं, कैपिटल टी। इस छोटा वाला पौधा होता है वो स्मॉल टीटी दिखाते हैं। मेंडल की जो आवाज साड़ी हो ना, वहाँ से मैं बता दूंगी। मेंडल की जो मेंडलीव तो आपका केमिस्ट्री में, मेंडल के जो नियम है ना उसमें एक टेबल बताई जाएगी, ठीक है। वहाँ पे टीटी और इसका मैं आपको क्लियर कर दूंगी। कैपिटल वाला टीटी होता है लंबापन, और जो होता है बौनापन, ऐसे होता है, ठीक है। अब जीनोटाइप क्या होता है? जीव का आनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाता है। जैसे शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या होगा? शुद्ध लंबे का टीटी होता है, ठीक है, और बौनेपन का स्मॉल टीटी होगा। तो ये उसका क्या कहलाता है? जीनोटाइप। जीव का आनुवांशिक संगठन जीनोटाइप कहलाता है। और जीव का प्रेक्षणीय लक्षण, जो हम देख के ऑब्जर्व करते हैं कि आकार क्या है, रंग क्या है, लंबापन, बौनापन, ठीक है, बीज का आकार, रंग बताते हैं, वो सब आपका कहलाता है फिनोटाइप। क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट देख लो जीन किसे कहते हैं। जीन की खोज जॉनसन ने की थी, इन्हीं के नाम पे जैसे जॉनसन ने खोज की थी, ठीक है। जीन क्या होते हैं? मेंडल ने बताया था कि जो भी फैक्टर्स होते हैं, वर्णित कारक को ही जीन कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज जो नाम दिया था वो जॉनसन ने दिया था। और जीन क्रोमोसोम होते हैं ना, गुणसूत्र, वहाँ पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। और ये जीव की आनुवांशिक इकाई है। आनुवांशिक इकाई कौन सी है आपकी? ये जीन ही है, ठीक है। उसके बाद प्रभावता। मेंडल के 3 नियम होते हैं। प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, ये इसका वीडियो कल मिल जाएगा, जरूर देख लेना, पृथक्करण का नियम, ठीक है। और तीसरा होता है स्वतंत्र अवयव का नियम। और अलग से 4 नंबर में आएगा तो एक एक करके पूछ लेता, कोई भी इनमें से एक दे देगा। 7 नंबर में पूछेगा तो आपको तीनों लिखने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग है, समझ में भी आपको आ जाएगा। तो प्रभावता का नियम क्या होता है कि जब 2 विरोधी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या होते हैं? लंबे, ठीक है। तो लंबापन यह होता है प्रभावी, और जो लक्षण छिप जाता है वो कहलाता है बौनापन। तो ये होता है प्रभावता का नियम। ये अलग से मैं कल करवाऊंगी, वहाँ से कर लेना जल्द, ठीक है। अब मेंडल ने अपने पौधे जो प्रयोग किए थे मटर पे किए थे, मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा था, पाइसम सैटाइवम होता है, पाइसम सैटाइवम, ठीक है। और आनुवंशिकता का पिता कौन है? यही है मेंडल। एक क्वेश्चन और आता है कि आधुनिक आनुवंशिकता के पिता कौन है? आधुनिक अगर वर्ड लगा दिया तो उसके हैं टी.एच. मॉर्गन, ध्यान रखना। आधुनिक आनुवंशिकता के पूछे तो टी.एच. मॉर्गन, उन्होंने फल मक्खी पे प्रयोग किए थे, अपने ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी पे। मेंडल का पूछे नॉर्मल अगर आता है आनुवंशिकता के पिता तो आप मेंडल करेंगे, ग्रेगोर और मेंडल, इन्होंने मटर पे किए थे। और टी.एच. मॉर्गन आधुनिक के हैं तो उन्होंने फल मक्खी पे यानी ड्रोसोफिला पे अपने प्रयोग किए थे, ठीक है। ये हो गया। इनने मटर के पौधों को क्यों चुना था उसका रीजन सुन लो फटाफट से। पहला पॉइंट ये था मटर के पौधे को चुनने का, क्योंकि तो एक वर्षीय पौधा होता है, आसानी से उगने वाला होता है, मतलब 1 वर्ष में उग जाता है, इसलिए पहला पॉइंट ये था। सेकंड है इसमें स्वपरागण होता है, ठीक है। दूसरा था इसमें लंबाई, लक्षण के लिए 2 एकांतरित रूप यानी लंबापन और बौना पौधा दोनों ही उपस्थित होते हैं, ठीक है। लंबा भी आता था और बौना भी आता था, इसी के उन्होंने बोला था। एक तो आसानी से ग्रो हो जाता है, ये पॉइंट था। 1 साल में हो जाता है, ये था, ठीक है। और एक ही पौधे के अनेक बीज प्राप्त अलग अलग हो रहे थे इनको, ये इसका फायदा था, ये हो गया। अब अवशेषी अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जिनका कोई भी कार्य हमारे जीवन में नहीं है वो अवशेषी अंग कहला जाते हैं, ठीक है। जैसे अक्कल डाढ़ हुआ, इसका कोई काम है नहीं है ना, तो वो सब अवशेषी अंग बन गए जिनका यूज नहीं है। जैसे लैमार्क ने बोला था कि अंगों का उपयोग अनुपयोग में जिस अंग का उपयोग करेंगे वो रहेगा, जिसका नहीं करेंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, अवशेषी अंग बन जाएगा। तो वही अवशेषी अंग कहलाते हैं। क्रम रूप परिशिष्ट का हो गया, अक्कल डाढ़ हो गया, ये सारे अवशेषी अंग हैं, ठीक है, जिनके जीवन में हमारा कोई काम नहीं, इनका मतलब कार्यविहीन होते हैं। जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं? उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? साकार में मानी जाती है। स्टेनले मिनरल का प्रयोग समझाना है इसमें, ठीक है। ये लॉन्ग में है, इन्होंने कौन कौन सी गैस ली थी, ये शॉर्ट में थोड़ा सुन लो फटाफट। लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन बता के फिर आपके लॉन्ग चलेंगे, हो जाएगा कंप्लीट आपका पूरा। लॉन्ग पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, शॉर्ट में बता दूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट, आप उतना याद कर लेना, ठीक है।
स्टेनले मिलर ने क्या किया था, जीवन की उत्पत्ति को समझाता कैसे हुई थी। तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है, मैंने बताया था केमिस्ट्री में। तो मीथेन, एक अमोनिया NH3, सबसे पहले यूरिया बना था प्रयोगशाला में NH2CO NH2। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को कितने अनुपात अनुपात में लिया था, 2:1:2 में लिया था। 2 अनुपात इसका था, 1 इसका, 2 इन तीनों को मिला के मिक्सचर बनाया था इसको, ठीक है। और फिर इसको गर्म करके उन्होंने इसको खोज की थी कि किस तरह से पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ये आपको लॉन्ग में थोड़ा सा याद कर लेना बुक से इसको, ठीक है, शॉर्ट में। ये हो गया। अब जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, अभी मैंने आपको जीवाश्म समझाया था, वही उसका ईंधन उसी तरह से आपका ये हो जाएगा। देखो, आज से पहले करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ पौधे ये सब नीचे में दब गए थे, जानवर, तो यही अवशेष बन गए, ठीक है। तो इन्हीं को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल में हो गया, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसी से क्वेश्चन तैयार होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है, आ लगा के अनवीकरण। इनका निर्माण क्या होता है कि नॉर्मल से हमें जैसे सूर्य ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा नवीकरणीय का स्रोत है क्योंकि वो हमें नॉर्मल मिल जाती है, ठीक है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य ही है। नवीकरणीय वो होते हैं जो हमें आसानी से मिल जाए, जैसे सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी। और जीवाश्म ईंधन वो होते हैं अनवीकरण, जिन्हें अनवीकरण मतलब जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आगे भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इसका भी। तो ये देखो मैंने भी आपको समझा दिया, इनका निर्माण आराम से हो जाता है। जैसे सूर्य ऊर्जा है, आपको डेली मिल जाती है, कभी खर्च नहीं होगी, हमेशा लाइफ पृथ्वी पर बनी रहेगी। अनवीकरण वो होते हैं जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और एक बार समाप्त हो जाए इन्हें बनने में बहुत अधिक समय लगता है और ये पृथ्वी पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कोयला, पेट्रोल, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोयला क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है और अनवीकरणीय स्रोत है, कैसे भी पूछ सकता है। इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ये आपके अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। तो एक क्लियर हो गया। अब फटाफट देख लेते हैं लॉन्ग। लॉन्ग मैंने इसमें 10 लिए हैं पूरे बायो के, ये आपको पूरे क्लियर अच्छे से याद कर लेने हैं। देखो इसमें क्या करना है, मनुष्य के 5 तंत्र का नामांकित चित्र बना के आहार ना लेना, उसमें छोटी याद, बड़ी याद, ये सब ग्रीवा, ये सब डायग्राम बना के आप डिस्क्राइब कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हृदय का डायग्राम बना के आपको याद करके ये लिख देना है, ठीक है। आपने कर भी लिए होंगे। उत्सर्जी तंत्र क्या होता है कि आपसे पूछ लेगा उत्सर्जन किसे कहते हैं और उत्सर्जी तंत्र को समझाइए मनुष्य का। तो उत्सर्जन की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई दी है, हानिकारक पदार्थों का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और इसकी मुख्य इकाई क्या था आपका, वृक्क था, ठीक है, उसकी इकाई नेफ्रॉन थी। ये सब बना के फिर इसको डायग्राम बना के कर देंगे। पाचन किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से पाचक रस पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन 1-2 बार आया तो मैंने इसको भी अपलोड कर दिया है इसमें क्वेश्चन, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। पाचन की कभी कभी परिभाषा आ जाती है तो आप इसको याद कर लो कि जटिल बड़े अणु वाले अघुलनशील मतलब जो घुलते नहीं हैं भोज्य पदार्थों का पाचक एंजाइम की सहायता से, एंजाइम क्या कहते हैं, पाचक एंजाइम क्या होते हैं, पाचक रस में हेल्प करते हैं, आपको बताया था। पाचक एंजाइम की सहायता से सरल घुलनशील छोटी इकाइयों में बदल देते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, पाचन या डाइजेशन कहलाती है, ठीक है। यांत्रिक पाचन होता है, रासायनिक पाचन होता है। पाचक रस कौन कौन से होते हैं इसमें, तो पाचक रस आपका हो गया, जठर रस हो गया, बताया था। पित्त रस जो कि एक रस से निकलता है, जठर रस अमाशय से निकलता है, ये सारे रस हो गए, ठीक है। प्रकाशन से आपको बताया था, इसके समीकरण भी बता दी, विधि भी पूछ लेगा तो आप कर लेना। श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाकर उनके कार्य लिखने हैं। श्वसन अंग में आप लंग्स वगैरह बना के समझा देंगे श्वसन प्रक्रिया को, जो आपको बताया था श्वसन किसे कहते हैं, ऑक्सी अनऑक्सी, ये सब, ठीक है। उसके बाद ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन भी आता है, इसको आप बना के कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण उपाय क्या हैं, या फिर ठीक है कार्य प्रवाह नियोजन के उपाय बताओ। जनसंख्या वाले ये एक या 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया था, आप इसको बना के भी कर सकते हैं। उसके बाद मेंडल के अनुरूपता के नियम उदाहरण से समझाने, तीनों ही लैमार्क डार्विन में अपलोड कर चुकी हूँ, आप उससे तैयार कर लो दोनों, ठीक है। मेंडल का वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा 10-11 बजे तक, तो आप उसको कर लेना। उसके बाद एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा, वो देखना है आपको। और केमिस्ट्री के जो 20-30 क्वेश्चन है वो देखने, फिर आपकी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। आपको अच्छे से रिवीजन करके सो जाना है, मॉर्निंग में आप अच्छे से देंगे, अपने 100% बेस्ट होगा, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आप कर पाएंगे अच्छे से। तो ये वो 10 क्वेश्चन थे लॉन्ग में जो आपको करने हैं बायो के, ठीक है। पाचन तंत्र, हृदय वाला, उत्सर्जी, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जनसंख्या वाला आएगा तो बना के लिख देना। मेंडल के अनुरूपता के नियम, देखो इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एक लॉन्ग, एक ये वाला, और एक आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है
वो ये है आहार नाल वाला, इसे पाचन कहते हैं। ये हृदय वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टार लगा लो, ये तो आपको करने ही करने। और शरीर तंत्र भी ये सारे आप कर लो, इसको थोड़ा बाद में देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरा कोशिश की है, थोड़ा जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आपको पूरा तैयार कर लेना। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसके बाद आपको मैंने बताया 2-3 वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे, वो पूरा पढ़ लेना। उसके बाद इंग्लिश का मैंने पोएम करवाई दी, ग्रामर भी करवा दिए, बस 1-2 वीडियो इसके एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरह से आपका इंग्लिश भी बेस्ट हो जाएगा। और आपको बता भी दूंगी पेपर कैसे करना है इंग्लिश का, ठीक है। तो बस इतना सा आपको करना है कि वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।